हम सब यही सुनते आए हैं कि भाई शिक्षा सबसे जरूरी है, और ये बात सही भी है। पर एक सच है जिसे अक्सर छिपाया गया, और वो ये कि पैसा उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, जापान के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी। वो जानते थे कि अगर सिर्फ शिक्षा पर ही जोर दिया तो उसका नतीजा दिखने में आप मानिए करीब 25 साल लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पैसे का असर, वो तो शिक्षा। देखिए, पैसे की मदद से कोई भी बड़ा से बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा तो किया जा सकता है, ये सच है, लेकिन उसे लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए उसके लिए तो शिक्षा ही चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बैलेंस है जिसे समझना ही होगा। एक मिसाल लेते हैं सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन की। सोचिए, जब कोई देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब सड़कों, ट्रेनों में पैसा लगाता है तो उसका सीधा असर वहां के लोगों की सोच, उनके व्यवहार और यहां तक कि उनकी जीवन शैली पर भी पड़ता है। और ये सिर्फ अच्छी ट्रेनें चलाने की बात नहीं है, ये एक सुरक्षित, एक सिस्टमैटिक समाज बनाने की बात है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? आर्थिक निवेश से, यानी पैसे से। और यही वो सच्चाई थी जिसे जापान ने वक्त रहते समझ लिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट के भरोसे जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि सफलता की गारंटी मिल गई। तो सवाल यह है कि जापान ने यह सब किया कैसे? चलिए अब उनके समृद्धि मॉडल को जरा करीब से देखते हैं। यह वाकई एक बेहतरीन मिसाल है कि दूर की सोच और उसे अमल में लाना किसे कहते हैं। साल था 1960 जब जापान ने बुलेट ट्रेन शुरू की। अब यह सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं किया गया था, नहीं, इसके पीछे एक गहरी सोच थी। वहां के लोगों के लिए जिंदगी की क्या कीमत है और उससे भी ज्यादा समय की क्या कीमत है, इसे ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया था। मतलब ये एक ऐसा रणनीतिक निवेश था जिसने सिर्फ सफर करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि पूरे देश का समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और ये देखिए, जापान जो कि कई द्वीपों से बना एक देश है और जहां इंडस्ट्रीज भी खूब हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपनी लगभग 65% जमीन को जंगलों के रूप में बचाकर रखा है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है इस बात का कि आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा एक साथ चल सकती है। ये उस सोच को तोड़ता है कि विकास के लिए हमेशा प्रकृति को कुर्बान करना ही पड़ता है। जापान के मॉडल में एक और खास बात है, वहां शिक्षा की एक तय समय सीमा है। मतलब करीब करीब 22 साल की उम्र तक एक इंसान अपनी फॉर्मल पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके बाद पूरा फोकस होता है पैसे कमाने और प्रोडक्टिव बनने पर। तो जब लोगों के पास पैसा आता है तो होता क्या है? जाहिर है, उनका रहन सहन का स्तर यानी जीवन स्तर बेहतर होता है, खान पान की क्वालिटी सुधरती है और नतीजा, सेहत से जुड़ी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। और इसका ठीक उल्टा वहां होता है जहां कमाई के साधन कम होते हैं। वहां क्या होता है? पोषण की कमी, स्वास्थ्य की दिक्कतें और समाज में गैर बराबरी, ये सब तेजी से बढ़ने लगता है। जापान ने क्या किया? उन्होंने लगभग सबके लिए एक जैसा जीवन स्तर पक्का किया और इस खतरनाक साइकिल को ही तोड़ दिया। तो आर्थिक तरक्की का मतलब सिर्फ सेहत और पैसा नहीं है, इसका असर तो समाज के पूरे ताने बाने पर, मतलब उसके स्ट्रक्चर पर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि पैसा यानी पूंजी समाज की खुशहाली और उसके ढांचे को कैसे बदलती है। अगर हम दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की बात करें, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, तो इन सब में एक बात कॉमन क्या है? वो है ऊंचा इनकम लेवल और एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और हाँ, जापान भी इसी लिस्ट में आता है। इन टॉप के खुशहाल देशों में गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है। वहां अगर कोई बेरोजगार हो भी जाए तो सरकार उसकी पूरी आर्थिक मदद करती है। सुरक्षा की यही भावना, यही तो खुशी की एक बड़ी वजह है। देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जिसका आनंद लिया जा सके। इन खुशहाल देशों में काम के घंटे कम होते हैं और जिंदगी की क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जाता है। इससे होता यह है कि लोगों को अपने काम और निजी जिंदगी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने का मौका मिलता है। तो इन सब बातों का शिक्षा के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में पता लगाते हैं कि पूंजी और शिक्षा का असली मकसद क्या है और ये दोनों मिलकर असल तरक्की का रास्ता कैसे बना सकते हैं। तो फिर शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ डिग्री देना? नहीं, बल्कि संस्कार और अनुशासन सिखाना। और हाँ, माता पिता तो ये सिखाते ही हैं, पर जापान ने इन चीजों को अपने पूरे सिस्टम का हिस्सा बना लिया है, और वो भी बहुत कामयाबी से। यहां पैसे का रोल बहुत ही निर्णायक हो जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को भरपूर पैसा यानी पूंजी दे दी जाए तो वो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कुछ बना सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक डिग्री वो अक्सर असल जिंदगी में बहुत काम नहीं आती। तो फिर से वही सवाल, शिक्षा का मेन मकसद क्या हो? शायद ये होना चाहिए कि इंसान के अंदर पैसा बनाने और रोजगार पैदा करने की काबिलियत विकसित हो सके। आखिरकार जब बाजार में पैसा आता है तो नौकरियां तो अपने आप पैदा होती। जापान ने इसी सिद्धांत पर काम किया। उन्होंने समय की कीमत को समझा और इसी समझ के साथ बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदल दिया। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये उनकी आर्थिक तरक्की और तकनीकी सोच का सबूत हैं। बात सिर्फ मॉडर्न ट्रेनों या टेक्नोलॉजी पर गर्व करने की नहीं है, असल बात है समाज के रहन सहन के स्तर को सच में ऊपर उठाने की। संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदारी, ये चीजें सिर्फ भाषण देने से नहीं आती, ये एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक सिस्टम से ही पैदा होती हैं। और पता है, जब कोई समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है ना, तो एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। लोग खुद ब खुद सरकारी सब्सिडी लेना छोड़ देते हैं। वो सरकार पर निर्भर रहने की जगह अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करते हैं। ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आखिर में बात एकदम साफ है, समाज में असली बदलाव सिर्फ डिग्रियों से नहीं आता, वो आता है आर्थिक मजबूती और प्रैक्टिकल सोच से। हाँ, शिक्षा उस बदलाव को टिकाऊ बनाने का एक जरिया जरूर है, लेकिन उसकी नींव वो तो हमेशा पैसे और संसाधनों से ही रखी जाती है।